प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है, जो विशेष है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा जो विशेष है वो आज का बीजेपी का मिशन साउथ, किस तरह से बीजेपी लगातार बीते कई वर्षों से दक्षिण भारत में किस तरह से अपनी पैठ को और भी मजबूत बनाया जाए, इस पर लगे हुई है। और इस वक्त हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टॉम वडक्कन जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वडक्कन जी। हमारे साथ निजाम फौजदार हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। फौजदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार बंसल जी हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत टॉम वडक्कन जी आप ही से मैं करना चाहूँगा। और जिस तरह से न सिर्फ आज कल बीते महीनों में, लेकिन लगातार 2019 के बाद से ही हम देख रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी और सरकार दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है। ऐसे में इस बार का जो प्रधानमंत्री का है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, ऐसे में दक्षिण भारत से कितनी सीटें और उस 400 पार में दक्षिण भारत किस तरह का रोल प्ले कर सकता है? देखिए, अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं। कैंपेन शुरू हुआ है। प्राइम मिनिस्टर का स्पीच कन्याकुमारी से आपने सुना होगा जी। विशेष कर उसका जो इफेक्ट है वो चेन्नई में नजर आ रहा है। चेन्नई पुलिस ने क्या किया कि वो रोड शो था उसको ब्लॉक करने की कोशिश किया। अलग बात है कि हमने हाई कोर्ट पर गया और उसको वो हटा दिया, लेकिन देखिए डर कितना बैठा हुआ है। तमिलनाडु में, केरल में एक नया माहौल सा बना हुआ है, क्योंकि वहां लोगों ने, केरल में बात करें तो यूडीएफ एलडीएफ का तमाशा बहुत देखा है जी। और देखिए वहां का जो करप्शन इश्यूज हैं, ना लेफ्ट इन्वेस्टिगेट करता है कांग्रेस क्या करते आए हैं, ना कांग्रेस इन्वेस्टिगेट करता है। दोनों बाहर तो, वहां तो लड़ाई करते हैं, लेकिन बाहर भाई भाई हैं। ठीक है। तो ये भाई के प्रेम दोनों का लोग, जनता जनार्दन ने देख चुका है। तो इन हालातों में एक समय आ चुका है जब बीजेपी का एंट्री एक तरीके से आने वाला है। एंट्री भी नहीं, 4-5 सीट भी ले आएंगे वो, क्योंकि देखिए दो शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा सोलार स्कैम। सोलार स्कैम कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर सोने का स्मगलिंग का चार्ज मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ जुड़ा हुआ है। ज्यादा बात नहीं किया इस विषय पर, क्योंकि जनता जानते हैं कि ये विषय कितना डीप है लोगों के मन में। कोई इन्वेस्टिगेशन, ये सारे इश्यूज हैं, ये सारे मुद्दे हैं। और जनता जनार्दन इस बार के चुनाव में क्या सोचती है, किस तरह से वोट देती है, इस पर निगाहें बनी होंगी। लेकिन कांग्रेस के पास हम चलेंगे। निजाम फौजदार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फौजदार जी, इन तमाम बातों के बावजूद भी आपके पक्ष में जो आंकड़े जा रहे हैं वो ये कि बीते चुनाव में केरल में ही 20 में से 15 सीटें आप जीतने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप केरल में लगने की बात हो या बाकी राज्यों में जो स्थितियां हैं, उस लिहाज से आपका आकलन क्या है? देखिए, वडक्कम साहब की जो बात थी, ये कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में करप्शन बढ़ गया है। वडक्कम साहब भूल जाते हैं कि सबसे विकसित अगर देश में कोई हिस्सा है तो साउथ इंडिया है। केरला बहुत सारा विदेशी धन लाता है। तमिलनाडु इज वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वहां से होता है। कर्नाटका सबसे सेकेंड हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है। तेलंगाना वन ऑफ द ग्रोइंग स्टेट है। तो वडक्कम साहब की ये बात कहना कि हमें रैली करने नहीं दिया, हम हाई कोर्ट गए थे, तो जब राहुल गांधी आसाम से गुजर रहे थे तो इनके बिस्वा शर्मा क्या कर रहे थे वहां? लेकिन इस बात से मैं यहाँ पे काट कर मैं ये बात कहना चाहूंगा, आज बीजेपी कितना भी यहाँ पे मशक्कत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ साउथ इंडिया से अगर 5 सीट से ज्यादा जीत गए तो मैं समझूंगा उनके लिए जैसे वो लॉटरी के लोगों ने 1400 करोड़ इनको धन दिया है, वैसे ही वो लॉटरी खुलेगी इन लोगों की 5 से अगर ज्यादा हो जाए तो। लेकिन फौजदार साहब, अभी जो रिसेंटली जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से 1-2 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब मैं बताता हूं, सुनिए, केरला में हम हैं, कर्नाटका में हम हैं, तेलंगाना में हम हैं,
आंध्रा में बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, तो ये 4 स्टेट यहीं पे हो गए। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की हालत कितनी खस्ता है इनको मालूम है। सिंदूर किराए का सिंदूर लेके, चोरी का सिंदूर लेके चल रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन लोगों के दिल में जो निराशा है, 10 साल में ये नौकरियां नहीं दे पाए, 45 साल से सबसे निचला स्तर जहां अनएम्प्लॉयमेंट हो तो वो मोदी काल में है। अगर इन्फ्लेशन हाईएस्ट लेवल पे हो तो वो मोदी काल में है। वड़क्कन साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, ये कांग्रेस का कहना है कि लगभग सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। मेरे भाई, एक मिनट, मैं आप ही के बातों में प्रतिक्रिया ले रहा हूं, मैं टॉम वड़क्कन जी से। एक सेकंड मेरे भाई, मैं पहले बात ये कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा लाभार्थी हुए हैं साउथ इंडिया के बारे में जानने से पहले मेरे नाम पहचाने। वनक्कम तमिल में कहता है ग्रीटिंग्स है, मेरा नाम वड़क्कन है, तो आप साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर बात कर रहे हैं तो नाम तो सही लीजिए। दूसरी बात, माफ कर लीजिए, जो डीएमके सरकार है, 2G स्कैम किसके लिए मशहूर था? बिल्कुल 2G, आज हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं, लेकिन आज 4G पर आया, 5G पर आया, कोई उंगली उठाकर बता सकता है कि कोई स्कैम हुआ है? आपके गठबंधन जो है कांग्रेस और डीएमके का, उसने क्या दिखाया इस देश को? कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उसके पहले स्कैम आ जाता है। और आप कहते हैं कि तमिलनाडु में ग्रोथ है। अब क्या ग्रोथ की बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट उस स्टेट का होना था तो हम दिखाते हैं कि क्या डेवलपमेंट क्या होता है। केरल में क्या हालत है? गोल्ड स्मगलिंग, और गोल्ड स्मगलिंग कहां हो रहा है? कनेक्टेड विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। बिल्कुल। और सोलर स्कैम है क्या? ये स्कैम कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है ये लोग? और ये बोलते हैं कि करप्शन के बारे में बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, और इन्होंने लॉटरी एजेंट की बात कहा। अरे भाई, इसका लिंक किसके साथ है? ये बेटा, इसका हेडक्वार्टर्स किधर है? डीएमके का साथ इनका संबंध आज का नहीं है, कांग्रेस के साथ। कौन था वो वकील जो कांग्रेस के तरफ से जाकर इस लॉटरी एजेंट को सपोर्ट किया, डिफेंड किया? वो तो सबके सामने आ भी चुका है वो नाम। तो ये बातें ये फिर दोहरा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई वो लॉटरी एजेंट के साथ हमारा संबंध है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपने बीजेपी को सुना, आपने कांग्रेस को सुना, ऐसे में क्या लगता है कि इस बार, जबकि अब कल चुनावों की घोषणा हो जाएगी, तारीखों की घोषणा हो जाएगी, किसका पलड़ा आपको इस बार नजर आ रहा है भारी, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का दक्षिण भारत में? देखिए, अभी ये तो मानना जरा खुशफहमी होगी कि भाजपा का पलड़ा एकदम दक्षिण भारत में भारी हो जाएगा, क्योंकि केरल और तमिलनाडु में भी भाजपा के पास कोई भी सीट नहीं है। पर जिस तरह से पार्टी ने मेहनत की है, प्रयास किया है, और जब राम मंदिर का शिलान्यास, लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा था, तब भी प्रधानमंत्री जी ने साउथ के मंदिरों में वहां जगह जगह कार्यक्रम किए, धार्मिक रीति रिवाज, तो पूरी पैठ बीजेपी कोशिश कर रही है। और तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक जो है, जयललिता के बाद वहां एक तरह से वो विखंडित है, तो द्रमुक के सामने एक विपक्ष जो अन्नामलाई उनके नेता हैं भाजपा के वहां के, वो पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि द्रमुक का विकल्प भाजपा बने। तो राजनीति में प्रयास करते हैं, सफलता मिलती है। हम 98 को याद करें तो जब जयललिता थी तब भाजपा का उनके साथ गठबंधन था, और तमिलनाडु में बीजेपी ने 3 या 4 लोकसभा सीटें जीती थी जी। तब पुराने टाइम में केरल में भी जो तिरुवनंतपुरम सीट है, वहां ओ राजगोपाल जी बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, पुरानी बात है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केरल में काफी काम बहुत लंबे समय से रहा है, और भाजपा भी वहां, अब जैसे वड़क्कन साहब हैं या एंटनी साहब के बेटे, साउथ में काफी लोग जो प्रभावशाली कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने भी भाजपा का रुख किया है। तो धीरे धीरे चूंकि अपना जनाधार वहां उनका कमजोर रहा है, पार्टी कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, पर जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो मैं उससे एग्री करूंगा कि तमिलनाडु और केरल में, कर्नाटक में तो भाजपा सत्ता में भी रही है और वहां सीटें भी अच्छी जीतती रही है, 25 सीटें आई थी। तेलंगाना और आंध्र में भी वो जीतते रहे हैं। भले आंध्र में पिछली बार खाता पार्टी का नहीं खुल पाया था, पर पुराने दौर में जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तब भी, और उसके बाद भी सीटें वहां मिलती रही हैं। तो केरल और तमिलनाडु में अगर भाजपा जिस तरह से संघर्ष कर रही है, वो दोनों राज्यों में अगर 4-5 सीटें भी लाती है, तो निश्चित रूप से ये शुरुआत अच्छी होगी, और ये एक तरह से विकल्प के तौर पर पार्टी उभरेगी। अभी भाजपा इन राज्यों में जो वहां की क्षेत्रीय दल है, प्रमुख दल है या राष्ट्रीय दल है, उनका विकल्प नहीं मानी जाती थी। ऐसे में अनिल जी, एक और सवाल कि जिस तरह से अगर पिछले चुनाव की बात की जाए,
28 में से 25 सीटें कर्नाटक में बीजेपी जीत कर आई थी और बाकी स्टेट्स में स्थिति बहुत ही खराब थी। ऐसे में प्रधानमंत्री का लगातार जो फोकस रहा है इस बार दक्षिण भारत में, लगातार आज भी वो वहाँ पे चुनावी दौरे पर थे, क्या लगता है कि इस बार मूड चेंज कर पाएंगे लोगों का वहाँ? देखिए, कर्नाटक में एक बदलाव हुआ है। वहां पहले भाजपा की सत्ता थी, अब वहां कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन जनता दल एस के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है। उसको देखते हुए एक तरह से मान सकते हैं कि जो उनकी अपनी कांग्रेस का दावा था कि भाजपा को हम 25 सीटें नहीं जीतने देंगे, पर मुझे लगता है जेडीएस और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उससे भाजपा पूरा प्रयास करेगी कि जो पिछली बार की सफलता है वो कायम रहे और उसमें कोई कमी ना आए। अब ये कांग्रेस के साथ अपनी कितनी एकता के साथ कांग्रेस लड़ती है, विधानसभा चुनाव में उनकी गुटबाजी नहीं दिखाई दी थी, पर अभी जो राज्य में कांग्रेस की स्थिति है वहां आपस में गुटबाजी भी है और कितनी मजबूती के साथ वो भाजपा का मुकाबला कर पाएगी। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जो राज्य का चुनाव है वो अलग मुद्दों पर होता है, प्लस हम कई राज्यों में देख चुके हैं, जैसे हमारे उत्तर भारत में भी हिमाचल है, उत्तराखंड है, या जैसे दिल्ली है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है लेकिन लोकसभा की 7 सीटें भाजपा नहीं जीतती, तो राष्ट्रीय चुनाव में मुद्दा अलग होता है। कर्नाटक में भी यही पिछली बार हुआ था, जो ज्यादा सीटें मिली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये एक तरह से चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, देश के नेतृत्व का सवाल है, उसमें लोग ये मूल्यांकन भी करते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन है, तो इस पहलू पर भी भाजपा को थोड़ा माइलेज मिलता है। बिल्कुल। ऐसे में टॉम वडक्कन सर, ये बताइए कि जिस तरह से एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो टीडीपी के साथ समझौता हो, पवन कल्याण के साथ समझौता हो, इससे लगता है कि जो पैठ है और फिर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को, एनडीए को हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि देखिए रीजनल एस्पिरेशंस को आप साथ लेकर चलें और वो आपके मतलब जो कोऑर्डिनेशन सही है, मतलब इनफाइटिंग नहीं है, एक लीडरशिप का एक्सेप्टेंस है, आइडियोलॉजी का एक्सेप्टेंस है, तो फर्क बहुत पड़ता है। लेकिन मुझे एक बात अभी इसको आपके डिस्कशन में जो आया, राजगोपाल जी एमएलए था, जीता था और हारा नहीं था, वो मैं एक कोर्स करेक्शन बता रहा हूं क्योंकि लोकसभा पर जाता है इस बात में। जी, अच्छा, दूसरी बात लोकसभा की बात हो जी, नहीं ये मैं एमएलए की बात कर रहे थे। एमएलए तो थे पर लोकसभा हार गए थे। हाँ, लोकसभा हारे थे लेकिन एमएलए थे। अच्छा, दूसरी बात, ये कोऑर्डिनेशन कमिटमेंट लॉन्ग रेंज का है जी, और हर पार्टी ये समझता है कि जुड़ने के साथ हर अपने इलाके में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है और हर स्टेट में डेवलपमेंट होगा ही। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथन करता है रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज के कंबाइन। तो अब देखना होगा कि कल अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन लगातार जो बीजेपी का है, प्रधानमंत्री का कि मिशन साउथ को लेकर वो लगातार लगे हुए हैं और इस बार कोशिश है कि तमाम जो 132 सीटें, अगर मैं पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाकर बात करूं, 132 सीटें, इसमें से कितनी सीटें बीजेपी या फिर एनडीए जीत कर ला पाती, इस पर निगाहें होंगी, बीजेपी की भी, एनडीए की भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया टॉम सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, निजाम आपका भी, फौजा से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल बंसल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और रखेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे।